मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, यानी कि ऐसे क्या कारण रहे कि इतना बड़ा एम्पायर अशोक के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था और लगभग 50 वर्ष के अंदर ही इस साम्राज्य का अंत हो गया। इतने अल्प समय में इतने बड़े साम्राज्य का नष्ट होना एक ऐसी घटना है कि इतिहासकारों में साम्राज्य विनाश के कारणों की जिज्ञासा स्वाभाविक ही है। हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीति को साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बताया है। उसके अनुसार अशोक की धार्मिक नीति बौद्धों के पक्ष में थी और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों व उनकी सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति पर कुठाराघात करती थी। अतः ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई जिसकी चरम सीमा पुष्यमित्र के विद्रोह में दिखाई देती है। इस मत का विरोध करते हुए हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि एक तो अशोक ने पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा रखा था और फिर स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञादि अवसरों पर पशु बलि के विरोध के स्पष्ट दिखाई देता है। अतः अशोक के तथाकथित प्रतिबंध को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। धम्म मात्रों के दायित्व में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसे ब्राह्मण विरोधी कहा जाए। वे तो ब्राह्मण श्रमण आदि सभी के कल्याण के लिए थे। राजकों जैसे न्यायाधिकारियों को जो अधिकार दिए गए थे वे भी ब्राह्मणों के अधिकारों पर आघात करने के उद्देश्य से नहीं अपितु दंड विधान को लोकहित एवं अधिक मानवीय बनाने के उद्देश्य से ही प्रेरित थे। पुष्यमित्र की राज्य क्रांति को भारत की प्रमुख ब्राह्मण शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। पुष्यमित्र की राज्य क्रांति का कारण सेना पर पूर्ण अधिकार रखने वाले सेनापति की महत्वाकांक्षा थी। असंतुष्ट ब्राह्मणों का एक समुदाय का नेतृत्व नहीं था। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की शांतिप्रिय तथा अहिंसा की नीति भी साम्राज्य का पतन का कारण बनी। कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य की सेना का सामरिक उत्साह ठंडा पड़ गया। अशोक ने युद्ध विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति अपना ली। इससे भी साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। उसने अपने पुत्रों को विलय और रक्तपात न करने का उपदेश दिया। उसके उत्तराधिकारी भेरी घोष की अपेक्षा धम्म घोष से अधिक परिचित थे। सेना ने राजाओं का संपर्क कम रहा। वे देश की एकता को विघटित होने से न बचा सके। राजाओं का सेना से कितना कम संपर्क था इस बात से स्पष्ट है कि पुष्यमित्र ने सेना के ही समक्ष अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ का वध कर दिया था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक की शांतिप्रियता में कट्टरता नहीं थी। वह मानवीय स्वभाव की जटिलता से अच्छी तरह परिचित था। इसलिए उसने शांतिप्रिय और युद्ध त्याग की नीति को सीमा के अंदर नियंत्रित रखा। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सेना भंग कर दी थी। 13वें शिलालेख में अशोक ने आठविक जातियों को जो चेतावनी दी थी उससे भी स्पष्ट है कि क्षमाशील होते हुए भी वह अवसर पड़ने पर इन आठविक जातियों को उचित दंड देने से नहीं हिचकता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों का कुछ उत्तरदायित्व भी है। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रह सकते हैं जब तक योग्य शासकों की श्रृंखला बनी रहे। चंद्रगुप्त और अशोक पराक्रमी योद्धा और कुशल शासक थे, अतः वे इतने विशाल साम्राज्य की एकता बनाए रखने में सफल रहे। परंतु अशोक के उत्तराधिकारी इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थे, जिनके परिणाम स्वरूप साम्राज्य के विभिन्न भाग धीरे धीरे अलग होने लगे। ये दुर्बल शासक इस विघटन को रोकने में असमर्थ रहे। सम्राट अशोक का साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित हो गया, जिससे विघटन की गति बढ़ी और साम्राज्य की सुरक्षा को भारी क्षति पहुंची। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मौर्यों के दूरस्थ प्रांतों के शासक अत्याचारी थे। बिंदुसार और अशोक के समय तक्षशिला में विद्रोह होने का उल्लेख है। दोनों बार उन्होंने राजकुमार अशोक और कुणाल से दुष्ट अमात्यों के विरुद्ध शिकायतें की। दिव्याविधान में उल्लेखित अमात्यों की दुष्टता की पुष्टि अशोक के कलिंग अभिलेख से होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्राट अशोक ने प्रति 5वें वर्ष केंद्र से निरीक्षाटन के लिए उच्चाधिकारियों की भेजने की व्यवस्था की थी। तक्षशिला और उज्जैनी से भी प्रति 3रे वर्ष ऐसे अधिकारियों को भेजने की व्यवस्था थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक ने इन उच्चाधिकारियों की कार्य विधियों पर नियंत्रण रखा, किंतु उसके उत्तराधिकारियों के राज्यकाल में वे कर्मचारी अधिक स्वतंत्र हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। अत्याचार के कारण ये दूरस्थ प्रांत अवसर पाते ही स्वतंत्र हो गए। कलिंग और उत्तरापथ और संभवतः दक्षिणापथ ने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से संबंध विच्छेद कर लिया था।
केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होते ही ये प्रदेश स्वतंत्र हो गए। कुछ विद्वानों ने आर्थिक कारणों को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। अशोक की दानशीलता ने मौर्य अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। शासन और सेना संगठन, संचार साधन तथा जनता के कल्याण के बजाय जब ये धनराशि धार्मिक संप्रदाय को दी जाने लगी तो शासन व्यवस्था और विशेषकर सैन्य संगठन की अवहेलना होने लगी। इसके परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुए। रोमिला थापर ने कौशाम्बी के मत का उल्लेख किया है कि उत्तरकालीन मौर्यों के राज्यकाल में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। कर वृद्धि के लिए अनेक उपाय अपनाए गए। इस काल के आज सिक्कों में भी काफी मिलावट है। मौर्यों के ही काल में सर्वप्रथम राज्य की आय के प्रमुख साधन के रूप में करों के महत्व को भी समझाया गया है। उनके जो है उसको अच्छी तरह बताया गया है। विकसित अर्थव्यवस्था और राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के साथ करों में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। सिक्कों में मिलावट होने से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। उत्तरकालीन मौर्यों के शासन में क्षीण नियंत्रण के कारण मिलावट वाले सिक्के अधिक मात्रा में जारी होने लगे, विशेषकर उन प्रदेशों में जो साम्राज्य से अलग हो गए थे। चांदी की अधिक मांग के कारण यह हो सकता है कि चांदी के सिक्कों में चांदी की मात्रा में कमी हो गई हो। इसके अलावा कौशाम्बी की यह धारणा इस आधार पर बनी कि ये आज सिक्के मौर्य काल के हैं, किंतु ये निश्चित नहीं है। हस्तिनापुर तथा शिशुपालगढ़ की खुदाइयों से जो मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं उनमें एक विकसित अर्थव्यवस्था तथा भौतिक समृद्धि का ही परिचय मिलता है। निहार रंजन राय के अनुसार पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्य अत्याचार से विरुद्ध तथा मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकरण था। इस तर्क का आधार यह है कि सांची और भारभूत कला लोक परंपरा के अनुकूल तथा भारतीय है, किंतु मौर्य कला इस कला से भिन्न है और विदेशी कला से प्रभावित है। निहार रंजन राय के अनुसार जन साधारण के विद्रोह का दूसरा कारण अशोक द्वारा समाजों का निषेध है, जिससे जनता अशोक के विरुद्ध हो गई, किंतु यह निषेध अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी जारी नहीं रखा। इसके अतिरिक्त जनता के विद्रोह के लिए यह आवश्यक है कि मौर्यों की प्रजा में विभिन्न स्तरों पर एक संगठित राष्ट्रीय जागरण हो, ताकि वे पुष्यमित्र के समर्थन में मौर्यों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का समर्थन कर सकें, किंतु ऐसी जागृति की संभावना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं दिखाई देती। मौर्य साम्राज्य के जिन कारणों का अभी तक बताया गया है, उनके अतिरिक्त रोमिला थापर ने कई अन्य कारण भी प्रस्तुत किए हैं। उनका यह विवेचन मुख्य रूप से मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं पर आधारित है। सर्वप्रथम उन्होंने शासन में केंद्रीकरण की प्रधानता का उल्लेख किया है। ऐसे शासन के लिए अत्यंत आवश्यक था कि शासक काफी योग्य हो। केंद्र के शिथिल शासन का कमजोर पड़ना स्वाभाविक था। अशोक की मृत्यु के बाद, विशेषकर जब साम्राज्य का विभाजन हो गया, तो केंद्र पर नियंत्रण शिथिल हो गया और प्रांत साम्राज्य से पृथक होने लगे। अधिकारी तंत्र भली भांति प्रशिक्षित नहीं था। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुने हुए अधिकारी ही राजनीतिक हलचल के बीच शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ हो सकते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। डॉक्टर थापर का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र के अमात्य वर्ग का अच्छी प्रकार अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि सभी उच्च कर्मचारी योग्यताओं के आधार पर नियुक्त होते थे। यथार्थ परीक्षण के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जो व्यवस्था मौर्य काल में थी, वह प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में कहीं नहीं पाई जाती थी। आधुनिक प्रतियोगिता परीक्षा पद्धति की कल्पना उस युग में करना ऐतिहासिक दृष्टि से अनुचित होगा। शासन संगठन के संबंध में यह भी कहा गया है कि ऐसी प्रतिनिधि सभा का अभाव था जो कि राजाओं के कार्यों पर नियंत्रण रख सके, किंतु राजतंत्र पर आधारित सभी प्राचीन तथा मध्यकालीन राज्यों की यही विशेषता है। ऐसी स्थिति में हम प्रतिनिधि संस्था के अभाव को मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण नहीं मान सकते। कहा गया है कि मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में राज्य की कल्पना का अभाव था। राज्य की कल्पना इसलिए आवश्यक है कि राज्य को राजा, शासन तथा सामाजिक व्यवस्था से ऊपर माना जाता है। राज्य वह सत्ता है जिसके प्रति व्यक्ति की शासन व समाज से परे पूर्ण निष्ठा या भक्ति रहती है, किंतु मौर्य शासन में राज्य की कल्पना की गई है। कौटिल्य ने जिस सप्तांक राज्य की कल्पना की है वह काफी विकसित थी।
वह बहुत ज़्यादा राष्ट्र की भावना आधुनिक राजनीतिक तत्व है। प्राचीन तथा मध्यकाल में इसकी यह नहीं पाई जाती थी। एथेंस, स्पार्टा सदृश छोटे देशों में यह भावना संभव है, किंतु एक साम्राज्य जिसमें अनेक राज्यों और जातियों के लोग हों, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अखमनी तथा रोमन साम्राज्यों में भी इस तरह की इस भावना की संभावना नहीं हो सकती थी। रोमिला थापर द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयुक्त कारणों में से कोई भी मौर्य साम्राज्य का विघटन का खास तथा प्रबल कारण नहीं लगता है। इसके अलावा मुख्य कारण तो केंद्र में योग्य शासक का अभाव ही हो सकता है। वंशानुगत साम्राज्य तभी बने रह सकते हैं जब वंश में एक के बाद एक दूसरा योग्य शासक आता रहे। अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का हमेशा से ही अभाव रहा है। थैंक यू।